हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। दोस्तों जो वीडियो है पार्ट नंबर 7 है, यानी कि भाग 7 है। दोस्तों भाग 6 तक हम वीडियो को पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम अच्छी स्थिति वाले मतलब वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर चुके थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में स्टार्ट करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब दोस्तों इसी प्रकार का जैसे वैद्युत द्विध्रुव है, एक आपका माइनस क्यू आवेश होगा, दूसरा प्लस क्यू आवेश होगा और दोनों अल्प दूरी। अल्प दूरी का मतलब होता है 2l दूरी मापा जाता है ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। अब निरक्षीय का मतलब होता है इसके अक्ष के लंबवत, इसके अक्ष के लंबवत कोई बिंदु P है जहां पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसके लिए मान लेंगे यहाँ से जो दूरी आपका हो जाएगा, यहाँ से r दूरी हम मान लेते हैं। यहाँ से r दूरी पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो इसके लिए दोस्तों हम जानते हैं कि अगर माइनस क्यू आवेश होगा तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होता है और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होता है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगा? तो दोस्तों यहाँ से खींच सकते हैं और यहाँ से भी। तो माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होगा, ये हो जाएगा E। इसको दोस्तों मान सकते हैं ये मान सकते हैं ए के कारण है तो ये हो जाएगा अंदर की तरफ। और दोस्तों प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। प्लस से दोस्तों क्या होता है? दूर होता है, तो आपका हो जाएगा EB, वेक्टर EB। अब दोस्तों यहाँ से अगर इस एंगल को दोस्तों थीटा मानते हैं तो ये भी दोस्तों सिमेट्रिकल से थीटा एंगल होगा। और यहाँ से दोस्तों एक क्षैतिज रेखा को ड्रा करेंगे। अगर दोस्तों यह कोण थीटा है तो एकांतर कोण से यह भी कोण दोस्तों क्या हो जाएगा? थीटा होगा, एकांतर कोण से। अगर दोस्तों यह कोण थीटा है तो संगत कोण से यह कोण भी क्या होगा? थीटा होगा, याद रखिएगा। अब दोस्तों EA और EB वैद्युत क्षेत्र का दो आपका हो गया घटक हो गया। अब इसको दो घटक में हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? तो दोस्तों जिसके साथ कोण बनाता है ये आपका क्षैतिज घटक होता है, मतलब EA का क्षैतिज घटक इधर हो जाएगा, EA cos थीटा हो जाएगा। क्षैतिज घटक दोस्तों क्या होता है? हमेशा काश में होता है। और इसका जो लंबवत घटक दोस्तों होगा नीचे की तरफ हो जाएगा, तो लंबवत घटक दोस्तों हो जाएगा EA sin थीटा। लंबवत घटक हमेशा साइन में होता है। क्षैतिज घटक जिसके साथ कोण बनाता है वो आपका क्षैतिज घटक होता है। इसी तरह दोस्तों EB का भी क्षैतिज घटक इसी के साथ कोण बना रहा है, तो इसका भी क्षैतिज घटक दोस्तों यही हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों दिखाएंगे EB cos थीटा। और लंबवत घटक इस लाइन के लंबवत जो होता है उसी को लंबवत घटक यानी कि परपेंडिकुलर लेते हैं, इधर हो जाएगा आपका EB sin थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि EA और EB के क्षैतिज और लंबवत घटक में डिवाइड करने के बाद क्या देखने को मिल रहा है? इन दोनों का जो लंबवत घटक है दोस्तों बराबर और परंतु विपरीत दिशा में है। EB sin थीटा ऊपर की तरफ है और EA sin थीटा नीचे की तरफ है। दोनों एक मतलब दोनों का परिमाण तो समान होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। तो बिंदु P पर EB sin थीटा और EA sin थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एक का डायरेक्शन नीचे है और दूसरे का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा इसके क्षैतिज घटक के कारण आएगा, यानी कि EA cos थीटा और प्लस EB cos थीटा दोनों का डायरेक्शन दोस्तों क्या है? सेम है। अब दोस्तों इसके लिए करते क्या है, ये आपका त्रिभुज बन गया, मान लेते हैं एक पॉइंट आपका O हो गया। एक समकोण त्रिभुज यहाँ से बन रहा होगा AOP में। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तभी दोस्तों AP की लंबाई हमें पता हो पाएगी।
तो यहाँ से निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से। अब दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर यानी कि AP का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, मतलब दोस्तों AO का स्क्वायर और प्लस OP का स्क्वायर के क्या हो जाता है? बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ से AP की हमें लंबाई फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है, तो AO का क्या हो जाएगा? L स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका R स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से AP बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट, इसको पहले कर लेते इसको बाद में, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यानी दोस्तों इसकी लंबाई हमें पता चल गई R स्क्वायर, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं इसकी लंबाई आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो सेम इसी प्रकार इसकी भी दोस्तों लंबाई क्या होगा? उतना ही होगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करेंगे? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं माइनस Q आवेश के कारण, या प्लस से ही करते हैं, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस Q आवेश के कारण दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? बाहर की तरफ होगा, EB हो जाएगा। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, और दोस्तों इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा? R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा अगर लिखना चाहते हैं तो दोस्तों BP दिशा में हो जाएगा, BP दिशा में, मतलब बाहर की तरफ। अब लिखते हैं माइनस Q आवेश के कारण, तथा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा? EA हो जाएगा। वेक्टर EA बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान सेम होगा, उतना ही दूरी है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये दोस्तों आपका दिशा क्या हो जाएगा? दिशा आपका होगा PA दिशा में, मतलब अंदर की तरफ, PA दिशा में। अब दोस्तों क्या करेंगे? बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, इन दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के क्षैतिज घटक के कारण होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर दोस्तों हो जाएगा, यानी कि EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। और साइन वाला दोस्तों दोनों घटक क्या हो जाएगा? एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए। तो यहाँ से दोस्तों लिख सकते हैं E बराबर, अब दोनों EA का मान रखते हैं, तो EA का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब दोस्तों रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट यहाँ से समाप्त हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा और प्लस EB का मान भी दोस्तों वही हो जाएगा सेम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, तो यहाँ से स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और cos थीटा। अब दोस्तों दोनों सेम है तो इसको दो बार हम लिख सकते हैं, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ से दोस्तों cos थीटा, दो बार हो गया इसलिए दो बार लिख दिए। अब दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे? cos थीटा इस त्रिभुज में लगाएंगे, मतलब समकोण त्रिभुज AOP में, यहाँ से निकाल लेते हैं, ऊपर ही कर लेते हैं, समकोण
त्रिभुज AOP में कास थीटा। अब दोस्तों कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर आधार बट्टी कर्ण होता है। तो आधार यल है, कर्ण है √L² प्लस R² प्लस L²। तो यल बट्टी अंडर दोस्तों हो जाएगा R² प्लस L²। इस मान को दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों E बराबर निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान R² प्लस L²। और यहाँ से दोस्तों हो जाएगा L अपान √R² प्लस L²। अब दोस्तों इतना पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद ऊपर से करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद करते हैं E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q। अब दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं Q × 2L लिख सकते हैं, उस रूप में Q × 2L एक जगह कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हो जाएगा R² प्लस L²। अब दोस्तों यहाँ से क्या है, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर होता है, यानी कि दोस्तों R² प्लस L² का पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों इसके स्थान पर Q × 2L क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, तो P लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसका भी पावर 1 होता है। बेस दोनों का सेम हो तो ऊपर वाला दोस्तों क्या होता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो R² प्लस L² के पावर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो इतना पॉइंट आपका क्लियर होगा। ये भी दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, यदि R L² की तुलना में क्या है, बहुत अधिक बड़ा है, यदि R L² की तुलना में बहुत अधिक बड़ा है तो R² की तुलना में L² को नगण्य लेने पर, यानी कि दोस्तों जो चीज़ जितना छोटा होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो उतना छोटा आता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों L² को क्या मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों E बराबर निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान, अब दोस्तों L के स्थान पर क्या होगा, इसके 0 के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों R² के पावर 3/2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P R² के पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो E बराबर दोस्तों हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R³। ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये दोस्तों क्या था, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपका क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। तो आई होप कि आपका डेरिवेशन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री कक्षा 11 या 12 दोनों हो, चैप्टर वाइज बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।